जैसे ही रुधिर शरीर की क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से बाहर बहता है और वायु के संपर्क में आता है, तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिक नामक एक भिन्न प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। थ्रोम्बिन एक क्रियाशील एंजाइम होता है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित विलेय प्रोटीन फाइब्रिनोजिन पर क्रिया करता है और उसे अविलेय प्रोटीन फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिन एक तंतु में प्रोटीन होता है जो घाव पर एक सघन जाल बना देती है। लाल रुधिर केशिकाएं फाइब्रिन तंतुओं के जाल में फंस जाती है, रुधिर का थक्का बन जाता है और रुधिर का प्रवाह बंद हो जाता है। हृदय के विशिष्ट भाग के पेशीय ऊतक विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं, जिसे सामान्य लयबद्ध हृदय स्पंदन यानी ईसीजी होता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और इसे ग्राफीय रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय की धड़कन असामान्य होती है, उसके हृदय को पेसमेकर यानी गति प्रेरक से जोड़ देते हैं, जो हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी विशिष्ट पेशियों का स्थान ले लेता है और उसे नियमित करता है। यह लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें लसिका यानी लिम्फ नामक एक हल्की पीले रंग का तरल प्रवाहित होता है, जिसमें लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षक कोशिकाएं होती हैं। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में ऊतकों से हृदय की ओर होता है। यह कोशिका के मध्य स्थान में भी पाया जाता है, इसलिए इसे कोशिका बाह्य तरल यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलोज फ्लूइड भी कहा जाता है। जल तथा उसमें उपस्थित नाइट्रेट तथा फॉस्फेट जैसे अकार्बनिक लवण मूल रोम द्वारा भूमि से अवशोषित कर लिया जाता है और जड़ में पहुंचते हैं। यह मलकुट यानी कॉर्टेक्स तथा अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस से होते हुए जड़ के दारू तक पहुंचता है। दारू कोशिकाएं जड़ के एक सिरे से तने तक तथा तने से पत्ती तक एक दूसरे से जुड़ी होती है और जल को हमारे पौधों के सभी भागों तक पहुंचाती है। अवशोषित जल का केवल 1-2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है और बाकी स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्ती की कोशिकाओं से जल के वाष्पित होने से एक कशन यानी पुल उत्पन्न चूसक बल उत्पन्न होता है, जो जल को दारू से खींचता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने में सहायक होती है। पत्ती द्वारा बनाई गई शर्करा का तथा तने और जड़ के शीर्षों में निर्मित हार्मोन्स का पादप के अन्य भागों में परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम में परिवर्त कोशिकाएं होती है
जिन्हें चलनी नलिका यानी शीप ट्यूब कहते हैं। पत्ती जो भोजन बनाती है उसका तनु जलीय विलयन रोम फ्लोएम कोशिकाओं में प्रविष्ट होता है और ऊपर तथा नीचे की ओर संवहित होता है। इसे स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह है श्वसन तंत्र, जिसके मुख्य अंग हैं नासा मार्ग यानी नेजल कैविटी, ग्लोटिस, ग्रसनी यानी फेरिंक्स, श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वसनी यानी ब्रोंकस, फेफड़े यानी लंग्स, श्वसन नलिकाएं यानी ब्रोंक्यूल्स, कोशिकाएं यानी एल्वियोलाइज और डायफ्राम। श्वसन के लिए वायु नासा छिद्रों द्वारा खींची जाती है, फिर वायु नासा गुहा में जाती है। यह श्लेष्मा नासा गुहा में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाती है। नासा गुहा से वायु ग्रसनी यानी फायरिंग्स में और उसके बाद ग्लोटिस नामक एक छिद्र द्वारा वायु नली में प्रवेश करती है। एपिग्लोटिस नामक कपाट भोजन निगलते समय श्वास नलिका के मुख को बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नलिका में प्रवेश नहीं कर पाती है। यह श्वास नली उपास्थि यानी कॉर्टेलिस के वलयों द्वारा समर्थित रहती है, जिसके कारण वायु की अपर्याप्त मात्रा रहने पर भी वह ढहती यानी कोलैप्स नहीं करती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और पसलियों के बीच जुड़ी हुई पेशियां सिकुड़ती है और वक्ष गुहा फैलती है, जिससे वक्ष गुहा के अंदर का आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए वायु नासा द्वार से प्रवेश कर फेफड़ों में पहुंचती है। यहाँ फेफड़ों की कोशिकाओं में श्वसन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है और श्वसन का अवशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड रक्त की इन्हीं कोशिकाओं में विसरित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नली, फिर नासा द्वार और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है। जब रक्त शरीर के ऊतकों से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है, क्योंकि रक्त में इसका सांद्रण उच्च होता है और कोशिकाओं में कम। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। यह भोजन के रूप में सूक्ष्मदर्शी पौधों और प्राणियों को ग्रहण करता है जो पानी में तैरते हैं। अमीबा में पोषण की विधि प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक कहलाती है।
अमीबा द्वारा खाद्य ग्रहण करने की प्रक्रिया भक्षण क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। फैगोसाइटोसिस का अर्थ होता है कोशिका भक्षण यानी कोशिका को खाना। अमीबा के पोषण के विभिन्न चरण हैं। नंबर 1, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। नंबर 2, पाचन यानी डाइजेशन। और नंबर 3, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। नंबर 4, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। और नंबर 5, बहिक्षेपण यानी इजेशन। अमीबा में मुख या खाद्य ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा अपने कूटपादों के उपयोग द्वारा खाद्य ग्रहण करता है। जब खाद्य का अमीबा के समीप आ जाता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद बनाकर इस खाद्य कण का अंतर्ग्रहण कर लेता है। जब खाद्य कूटपाद द्वारा पूर्ण रूपेण घिर जाता है तथा इसके सिरे एक दूसरे को स्पर्श करने लगती है, तब उस बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाती है। खाद्य थोड़े से प्रतिवेशी जल के साथ निगल लिया जाता है और अमीबा के भीतर एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका धानी यानी फूड वैक्यूल कहते हैं। इस खाद्य रिक्तिका धानी को अमीबा का अस्थायी आमाशय यानी टेम्पररी स्टमक भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया अमीबा में भक्षिकाणु प्रक्रिया यानी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा में खाद्य का पाचन पाचक एंजाइमों की सहायता से होती है। कोशिका द्रव से एंजाइम खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा खाद्य को छोटे छोटे और विलयशील अणुओं में तोड़ देता है। फिर अमीबा के खाद्य धानी में उपस्थित पचा हुआ खाद्य विसरण द्वारा अमीबा के कोशिकाओं द्रव में सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। अमीबा को पचा हुआ खाद्य ले जाने के लिए रुधिर की आवश्यकता नहीं होती है। पचा हुआ खाद्य धानी से बाहर पूरी अमीबा कोशिका में फैल जाता है। खाद्य के अवशोषण के बाद खाद्य धानी समाप्त हो जाती है। अमीबा में भी मानव के ही तरह अवशोषित खाद्य के एक भाग का उपयोग श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो शेष भाग का उपयोग अमीबा कोशिका के अंगों को बनाने के लिए करता है, जिससे अमीबा की गति होती है। भोजन के अपाचित अंश को बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई भी निश्चित अंग नहीं होता है। हाँ, कोई मलद्वार नहीं होता है। जब अमीबा के भीतर पर्याप्त मात्रा में अपाच्य खाद्य पदार्थ जमा हो जाता है तो किसी भी स्थान पर उसकी कोशिका झिल्ली एकाएक फट जाती है और अपाच्य खाद्य अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है। मुंह में पाचन अपूर्ण रहता है क्योंकि खाद्य केवल थोड़ी देर के लिए ही मुंह में रहता है। मुंह में 3 युग्म लार ग्रंथियां होती हैं जो लार उत्पन्न करती है और
हमारी जिह्वा खाद्य के साथ इस लार को मिलाने में सहायक होती है। जानते हैं, इस लार में टाइलिन यानी सैलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो खाद्य में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। मुख एक छोटी कीप के आकार की ग्रसनी में खुलता है, जो आगे चलकर ग्रास नली बनाती है। यह ग्रास नली बहुत पेशीमय है। ग्रसनी की पेशीय भित्तियों यानी दीवारों की क्रमाकुंचित गति के कारण भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। यही गति भोजन को एक ही दिशा में भेजती है। देखिए, भोजन कैसे ढकेला जा रहा है। कर्माकुंचक अर्थात क्रम से आकुंचन। वास्तव में भोजन पूरे पाचन तंत्र में इसी गति के कारण आगे बढ़ता है। अब भोजन आमाशय में आ गया। आमाशय की भित्ति जठर रस उत्पन्न करती है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में 3 पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नंबर 2 एंजाइम्स पेप्सिन। नंबर 3 श्लेष्मा यानी म्यूकस। और थोड़ी मात्रा में जठर लाइपेंस एंजाइम्स। यहाँ आमाशय में भोजन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और अर्धठोस लई यानी काइम जैसा पदार्थ बन जाता है। ग्रहणी एक ही नलिका द्वारा 2 ग्रंथियों यकृत और अग्नाशय से जुड़ी होती है। यकृत से पित्त स्रावित होता है, जो पित्ताशय में एकत्र होता है तथा पित्ताशय वो यकृत से ग्रहणी में आता है। पित्त की प्रकृति क्षारीय यानी बेसिक होती है और ये भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने यानी इमल्सीकरण में सहायता करता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। ग्रहणी से बाइकार्बोनेट आयन स्रावित किए जाते हैं, जो माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, क्योंकि अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम अनिवार्य होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन व पेप्टाइड यानी अपेक्षाकृत सरल अणु में बदल देता है और अग्नाशय एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है और लाइपेज वसा को खंडित करता है। यह सब ग्रहणी में होता है। यहाँ से अर्धपाचित भोजन क्षुद्र आंत्र में यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है। क्षुद्र आंत की भित्तियां सकस एंटेरिकस नामक आंत रस स्रावित करती है। ये आंत रस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में
विखंडित कर देता है और इस प्रकार पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन बहुत छोटे जल में घुलनशील अणुओं में टूट जाता है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर लाखों सूक्ष्म अंगुली की आकृति के प्रवर्त यानी संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं। इससे छोटी आंत की आंतरिक भित्तियों का सतही क्षेत्र पर काफी बढ़ जाता है और पाचित भोजन विलाई से आसानी से छोटी आंत की भित्तियों में अवशोषित होकर हमारे रक्त में पहुंच जाता है, अर्थात अवशोषित हो जाता है। भोज्य पदार्थ का रक्त में मिलना ही अवशोषण कहलाता है। अपाचित भोजन जो क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित नहीं होता है, वह बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ कोलन की भित्तियां भोजन से अधिकांश जल अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे अपाचित अंश लगभग ठोस हो जाता है, जो मलाशय में एकत्र हो जाता है और समय समय पर विष्ठा के रूप में मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देती है, जिसका केवल 1% ही हरे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पौधे की जड़ें मूल रोम यानी रूट हेयर द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करती है, जो जाइलम द्वारा सभी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा से वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करता है। पत्तियों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। ये सूर्य के प्रकाश को स्थिर करता है। जल के अणु हरित लवक में प्रवेश करते हैं। थाइलेकोइड में उपस्थित पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा दृश्य प्रकाश के बैंगनी, नीला और लाल रंग अवशोषित किए जाते हैं और वह उत्तेजित हो जाता है। यह पानी के अणुओं का विघटन हाइड्रोजन आयन में करता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और साथ में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ऊर्जा की उपस्थिति में एडीपी फॉस्फेट समूह से जुड़कर एटीपी बनाता है और उत्पन्न हाइड्रोजन एनएडीपी से संयोग कर उसे NADPH में बदल देता है। वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड
रंध्रों से पत्तियों में प्रवेश करती है। आर और बीपी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में अपचयित हो जाती है और ऑक्सीजन निष्कासित हो जाता है। यही ऑक्सीजन सभी सजीव श्वसन के लिए प्रयोग में लाते हैं। ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होती है। पत्तियों में यही स्टार्च फिर ग्लूकोज में बदलता है और फ्लोएम के द्वारा पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। टिड्डा खाद को अपने मुख में अपने अग्रपदों और मुखांगों की मदद से लेता है। टिड्डे में भी खाद्य का पाचन मुख में ही आरंभ हो जाता है। टिड्डे के मुंह में एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। यहाँ भी लार खाद्य का स्नेहन करती है और नरम बनाती है और उसमें उपस्थित एंजाइम खाद्य में उपस्थित स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। अब अध पचा हुआ भोजन ग्रास नली से होता हुआ क्रॉप तक पहुंच जाता है। क्रॉप पतली भित्ति की बनी नाशपाती के आकार का संरचना अंग होता है जिसमें भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है। खाद्य का पाचन जो मुख से आरंभ होता है वह क्रॉप में भी जारी रहता है। क्रॉप से खाद्य से पोषणी यानी गिजट में जाता है। यह गिजट की भित्ति पेशीय यानी मस्क्यूलर होती है जो कड़ी होती है जिसके द्वारा खाद्य को भली भांति कुचला और पीसा जाता है जो भोजन के पुनः पाचन को आसान बना देती है। भली भांति पिसा हुआ खाद्य पोषणी से आमाशय में चला जाता है। यहाँ यकृतीय अंधनाल यानी हेपेटिक सिका होती है। वास्तव में ये दीर्घीकृत ग्रंथियों के 6 जोड़े हैं जो आमाशय में खुलते हैं और इनसे निकलने वाले पाचक एंजाइम आमाशय में उपस्थित खाद्य को पूरी तरह से पचा देती है। पाचित भोजन आमाशय से इलियम में चला जाता है और इलियम की दीवारों द्वारा इसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अपाचित खाद्य बृहदान्त्र यानी कोलोन में आ जाता है जिसकी दीवारों से जल अवशोषित कर लिया जाता है और अपाचित अंश ठोस हो जाता है और अपाचित अंश जो ठोस रूप में होता है मलाशय में चला जाता है और मल द्वार से लंबी सूखी विष्ठा गुटिकाओं के रूप में बाहर निकल जाता है। टिड्डे के मध्यांतर और अपश्चात संधि स्थल पर अनेक धागे के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मैकपिकी नलिकाएं कहा जाता है। जानते हो यह मैकपिकी नलिकाएं टिड्डे के उत्सर्जी अंग हैं। Thanks.